हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एनसीईआरटी क्लास 9th का एनसीईआरटी हम करवा रहे हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर ले चुका है और क्लास 8 तक का हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जाके वहां पर देख लीजिए, प्लेलिस्ट इनका बना हुआ है। आज यहाँ पर हम जो भारत का भौतिक स्वरूप है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आपके आईएएस में यहाँ से एक क्वेश्चन बनते ही हैं और पीसीएस में भी फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं, इस टॉपिक को कर लेते हैं। हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से पढ़ाएंगे। हर एक चीज को, हर एक लाइन को हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से ये आया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रीड करते चला जाऊंगा, हर एक चीज को डिटेल से पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपको वही बता दूं, एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या होता है। जैसे आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारे देश में विश्वतीय प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। देखिए, अगर वहां पर ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश में क्या है, कुछ ऐसे स्थान है जहां पर विश्वतीय प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसे लिखा गया है, ये द्वीप विश्वतीय वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ पर की जलवायु क्या है, विश्वतीय है या घने जंगलों से आच्छादित है। तो किसकी बात कर रहा है? अंडमान और निकोबार की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको अगर ऐसे ऑप्शन में मतलब आपके स्टेटमेंट आते हैं तो आपको वहां पर सही लगाना है। और जो आपका पेपर बनेगा, कोई भी पेपर बनेगा, आईएएस का तो ऐसे ही बनता था, जो पीसीएस का भी बनेगा या आरओ का भी बनेगा, वो सब इसी प्रकार से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके बनाएंगे कि आपको सिर्फ वो वहां पर कंफ्यूज करेंगे। क्योंकि आपको क्या लगेगा कि हमारे यहाँ कहाँ पे विश्वतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या प्रकार, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये विश्वतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये याद रखेंगे। तो ऐसे ही अभी जितने भी आपका यहाँ पर फैक्ट होंगे, वो सब या जो स्टेटमेंट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वो सब मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए, मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पर इस चैप्टर में, काफी लेंदी चैप्टर है। तो आपको अगर स्लो लगेगा तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। चलते हैं कहाँ पे, हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दिए यहाँ से। चलो, अब पहला वाला चैप्टर हमने खत्म कर दिया, जाके उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, भारत क्या है, एक विशाल देश है, इसमें कोई बात नहीं है। भारत अपना एक विशाल देश है। जो विशाल देश होती है तो उसकी विविधता भी अलग होती है। जैसे एक छोटा सा देश है तो उसकी विविधता अलग होगी, मतलब छोटा होगा कब। और जिसके जब जिसका विशाल भूभाग है उसकी विविधता भी अधिक होगी। आप किस प्रकार से क्षेत्र और भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या कह रहा है, मैदानी क्षेत्र का मतलब कि आप और हम कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसी राज्यों से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मैदानी क्षेत्र है। आप पंजाब से अगर लेकर चलेंगे, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ आपका, ये कुछ झारखंड का एरिया उस मैदान में नहीं आता है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का देख लेंगे तो ये सब एरिया देखेंगे। ये सब क्या एरिया होता है, ये मैदानी क्षेत्र का एरिया है। तो आप अगर वहां तो आप वहां से दूर तक विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों और भली भांति से परिचित होंगे। आप देखते नहीं है, कई लोग देखे होंगे, ये बहुत सकरी सकरी पर्वतीय रोड होती है, तो वहां से अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा सरवाइव करना प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहां के लोग आराम से अपनी जिंदगी वहां पर ढाल लेते हैं उस माहौल में। वास्तव में हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भू आकृति, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं और द्वीप समूह पाए जाते हैं। अभी इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। अब देखिए, ये सब भू आकृतियां कैसे बनी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है। अब देखिए क्या है, हमारे देश में या कहीं किसी भी क्षेत्र में क्या विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जो कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है और जिसका प्रयोग ताजमहल बनाने में
निर्माण हुआ है और कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेल खड़ी क्या होती है, मुलायम होती है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, टेल्कम पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है टेल्कम पाउडर बनाने में। तो ये आपको याद रखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि सेल खड़ी का मतलब मुलायम होता है और इसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ऐसे बहुत सी चीजें, अभी तो आपका ये बेसिक चीजें हैं, मतलब एक आप कहते हैं इंट्रोडक्शन है बस। अभी यहाँ देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी है। जैसे क्या कहते हैं कि आप देखेंगे जो जहां आप रहते हैं वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि भूरी टाइप की होती है, ब्राउन कलर की होती है। अगर आप महाराष्ट्र गुजरात में चले जाएंगे तो वहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो कि क्या होती है, काली होती है। तो वहां पर किसके कारण होती है, वहां की जो शैलें होती हैं, जो वहां पर चट्टानें होती हैं, उन्हीं के कारण वहां की मिट्टी की भी रंग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या आपने कभी इन विविधताओं के बारे में सोचा है कि इनमें अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण होती है। अब देखिए यहाँ पर, भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। इसके उच्चावचों, मतलब जो अब जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है, भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं जैसे अपचय हुआ, अपरदन हुआ और निक्षेप, ठीक है, इनके कारण भी आपका क्या होता है, वर्तमान उच्चावचों मतलब पर्वतों का निर्माण होता है। अपक्षय मतलब क्या होता है, वेदरिंग, जो इंग्लिश में आप कहते हैं वेदरिंग, इसको कहते हैं। ये अपर्दन का क्या मतलब होता है, इरोजन होता है, और निक्षेपण का डिपोजिशन होता है। तो ये वर्तमान में जो ये उच्चावचों का निर्माण हुआ, उच्चावचों मतलब क्या होता है, पर्वत होते, मतलब जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, इन्हीं सब के कारण होता है। अभी देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, कुछ परमाणु के आधार के सिद्धांत की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश भी की है। जैसे आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये सबसे अधिक सर्वमान्य सिद्धांत है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक फिगर लाया हूँ, ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये कैसे हुआ है। इस तरह देखिए, ये प्लेट विवर्तन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी कुछ और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। तो ये पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ फॉर्म कैसे हुआ। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो हमारा पृथ्वी था, ये पूरी हमारी पृथ्वी जैसे आप हम कहते नहीं है कि हमारा जो हमारा भारत का ध्येय वाक्य है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम एक पूरा परिवार ही हैं। पहले हमारा यही जो हम आज यूज करते हैं, वो हमारी पृथ्वी यही थी, वसुधैव कुटुंबकम की ही तरह थी। ये हमारी एक पृथ्वी की थी, पूरा परिवार थी, जिसको उस परिवार को क्या कहा जाता था, उस परिवार को पेंजिया कहा जाता था। आप क्या नोट करेंगे कि उस परिवार को पेंजिया कहा जाता है, मतलब मैं ऐसे बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, हाँ। अब देखिए, उस परिवार को क्या कहा जाता था, मतलब उस बड़े भू भाग को पेंजिया कहा जाता है। अब देखिए, ये बात कब होती है, ये नहीं पूछा जाएगा, बात कब होती है, 250 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद बात क्या हुई, ये जो पेंजिया है ये कई भागों में टूटा, 200 मिलियन ईयर्स एगो में ये पेंजिया टूट गया। कहाँ कहाँ पे टूट गया, एक आपका टूटा लॉरेशिया में टूटा है, जो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, रूस और ये यूरोप के भाग आते हैं, ये लॉरेशिया में टूट गया था। और ये गोंडवाना में टूट गया था, याद रखिए। और टेटिस सागर जो अभी हमारा ये बनेगा हिमालय, ये यहीं पर है, अभी उसको आगे बताएंगे। तो ये लॉरेशिया में टूट गया, और ये गोंडवाना में, दो भागों में, मतलब मेजर दो भागों में टूट गया। अभी इसके आगे क्या हुआ, पहले हम क्या, एक परिवार था, जैसे देखते नहीं, परिवार थोड़ा टूट जाता है, फिर और टूट जाता है, तो ऐसे ऐसे टूटता रहता है। तो आपका पेंजिया हो गया, फिर आपका क्या हो गया, आपका लोरेशिया हो गया, पेंजिया के बाद आपका लोरेशिया हो गया, और गोंडवाना हो गया। इसके बाद कौन सा हो गया, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर
आपका यहाँ तो हो गया कि लॉरेशिया और गोंडवाना। अब इसी लॉरेशिया और गोंडवाना से ये क्या हुए, प्लेटें डेवलप हुई, मतलब और भी प्लेटें डेवलप हुई और भी टूटे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो ये एनसीईआरटी में दिया गया उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा आइडेंटिफाई होगा। ये देखिए, यहाँ एनसीईआरटी में आपका ये दिया है। अब ये जो आपका गोंडवाना और लॉरेशिया टूटा था, तो ये 7 प्लेटों में हम इस समय उसका अध्ययन करते हैं। जैसे क्या कौन कौन सी प्लेटों में अध्ययन करते हैं? उत्तरी अमेरिका प्लेट, आपका यूरेशियन प्लेट कहते हैं, जैसे यो यूरोप और रूस से मिलकर बना है। अफ्रीकी प्लेट हो गया, अभी उसमें भी दिखाएंगे कौन कौन से। ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गया। आपका यूरेशिया प्लेट हो गया, अच्छा मतलब यही वाला हो गया। ये हो गया अंटार्कटिका प्लेट हो गया। प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। ठीक है, तो हम अगर आइडेंटिफाई करें कितनी कितनी प्लेट हो गई। एक ये प्लेट हो गया, एक हो गया, दो प्लेट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, और ये छह हो गया, और ये सात हो गया। तो आपकी कौन कौन सी, ये सात सात मेजर प्लेटें आपकी डेवलप हुई हैं। कौन कौन सी, जितना अभी हमने लिखा ये आपकी प्लेटें डेवलप हुई। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये गोंडवाना कहाँ कहाँ पे टूटा, लॉरेशिया कहाँ कहाँ पे टूटा, तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्लेटें डेवलप हुई। तो ये सब प्लेटें डेवलप हुई। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं ये, हाँ, यहाँ पर ये। अब देखते हैं, एक मिनट, फिर हम वो वाला मैप आपको लाते हैं, ये वाला मैप। ठीक है, ये अब देखिए, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला। ठीक है, ये अब यही वाला आपका कह रहा है कि कौन सा, अफ्रीका यहाँ पर ये एक में, और एक इंडिया वाला। अब इंडिया वाला क्या था, इंडिया वाला ये देखिए भारत वाला है, तो ये आपको इससे इधर चलता गया भारतीय प्रायद्वीप, और यहाँ पर जाके लॉरेशिया से टकरा गया, मतलब टेथिस सागर था उसी के ऊपर। अभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब टकराया तो यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ, तो उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका में टूट गया, ऑस्ट्रेलिया में टूट गया, और ये एशिया वाला अंटार्कटिका। ये सब प्लेटें प्रेजेंट डे में आपका ये सब चलती हैं, मतलब ये सभी देश इस समय टूटे हैं, महाद्वीप के रूप में दिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों के दबाव उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वलन होता है, भंशीकरण होता है, और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोल्डिंग कहते हैं, और फॉल्टिंग कहते हैं। भ्रंशीकरण को फॉल्टिंग कहते हैं, और वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर होती है। अब देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, प्लेटों तीन प्रकार से गति कर सकते हैं। ये दो प्लेटें हैं, क्या है, मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये दोनों एक पास आ सकते हैं ऐसे ऐसे। तो इनको क्या कहते हैं, अभिसारी परिसीमा कहते हैं। अभिसारी परिसीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। कौन सा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो यहाँ पर क्या होता है, अभिसारी में प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। अब जो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट ऐसे चली गई, और ये प्लेट आपका ये ऐसे चला गया। ठीक, ऐसे। अब देखिए, ये प्लेट है, क्या, मान लीजिए ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट हल्की है, और ये वाली प्लेट क्या है, भारी है। तो आप देख रहे होंगे, एक प्लेट, अगर आप यहाँ पर ए मान लीजिए, ए आपका बी मान लीजिए, जो बी वाली प्लेट थी ये भारी थी, तो ये देखिए भारी वाली प्लेट नीचे चली गई, और जो हल्की वाली प्लेट थी ये ऊपर चली गई। इसी के कारण क्या होता है, आपका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो यही मेन कारण होता है जो आपके पर्वतों का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये तो एक कन्वर्जेंट हुआ। आपसे पूछा जाए कन्वर्जेंट क्या होता है, अभिसारी क्या होती है, जब एक पर्वत दूसरे पर्वत के समीप होता है, इसके बाद आपका, अब वो क्या निर्माण करे वो नहीं, कि जो जब एक पर्वत दूसरे पर्वत के ये करीब आता है, तो वो होता है, क्या होता है, कन्वर्जेंट, अभिसारी सीमा होती है। अब देखिए, अपसारी क्या होती है, तो अपसारी मतलब डाइवर्जेंट होती है, जब दूर दूर जाती है, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। यहाँ लिख दीजिए, डाइवर्जेंट बाउंड्री।
डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाती है तो उसको डाइवर्जेंट कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो अभिसारी अपसारी में आप अंतर समझिएगा कि अपसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। अब देखते हैं एक कौन सा होता है, रूपांतरित ट्रांसफॉर्म परिसीमा क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक क्षैतिज दिशा में भ्रमण करते हैं एक प्लेट दूसरे प्लेट से। ये मान लीजिए एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। भूकंप कैसे आते हैं, ऐसे ही एक प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट उधर जा रही है, तो भूकंप का निर्माण इससे ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे, किसी से भी हो सकता है भूकंप निर्माण। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो डाइवर्जेंट होता है, दूर जाती है प्लेटें, और क्षैतिज ये रूपांतरण जो होता है इसमें क्षैतिज रूप से इधर उधर जाती है, और कन्वर्जेंट जो होता है उसमें एक दूसरे के पास आती है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है 3 वर्गों में विभाजित किया गया। यहाँ पर देखें, पहले यहाँ देखते हैं कि वरन इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। यही जो 3 वर्गों में हम पढ़े हैं कि ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, यही है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए लिखा गया है, कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तो कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के करीब आती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, उसको क्या कहते हैं, अपसारी, उसको डाइवर्जेंट कहते हैं। तो कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं और दूर जाती हैं, अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं, और ये अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। वही जो हमने बताया है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब वह टकराकर टूट जाती हैं और एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। वही हमने क्या बताया, इधर क्या बताया था हमने कि जब एक प्लेट दूसरे के करीब आती है तो ये नीचे चली जाती है और एक ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाँ, कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करती हैं। तो क्षैतिज दिशा में जो गति करती हैं वो क्या कहती हैं, ट्रांसफॉर्म परिसीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ये क्षैतिज दिशा में गति करती हैं, यही कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में गति करती हैं और रूपांतरण परिसीमा का, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का निर्माण करती है। मैं इंग्लिश में बताता चलता हूँ ताकि अगर आपको वहां पर कभी कभी इंग्लिश में फॉर्म में दे दे तो आप कर लें, क्योंकि कई कई बार क्या होता है पेपर में इंग्लिश हिंदी वाला इंग्लिश वाला दे देता है। ठीक है, अब क्या करता है, रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का निर्माण करता है। इन प्लेटों को लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। तो ये लाखों वर्षों के, एक दो दिन का काम नहीं होता है, ये लाखों करोड़ों वर्षों से ये सब चलता रहता है। भारत की वर्तमान स्थैतिक का विकास इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन सी गतियों से प्रभावित हुआ है। क्या आप जानते हैं, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी और भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारे ही स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के ये प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब विश्व के अधिकतर जो ज्वालामुखी होते हैं और भूकंप है, वो देखते नहीं, प्रशांत महासागर में भूकंप, वो ज्वालामुखी की पेटी देखते हैं, या आप भूमध्य सागर में देखते हैं ज्वालामुखी की। तो वो क्या होता है, वहां पर क्या प्लेटें हैं, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के जहां भी पास आएगी वहां ज्वालामुखी भूकंप अपने आप आएगा। अब देखिए, सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। तो मतलब अगर आप प्रायद्वीपीय भाग का बात करें तो वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना। अब देखिए, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, तो गोंडवाना जो भूभाग है उसके विशाल क्षेत्र में भारत आता है। अब यहाँ पर मैं उस फिगर को लाता हूँ, ये देखिए, अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं गोंडवाना के, जो गोंडवाना पहले क्या कौन कौन सा टूटा था, आपका गोंडवाना टूटा था, एक मिनट, गोंडवाना, गोंडवाना और लॉरेंसिया टूटा था। तो गोंडवाना के का भूभाग के विशाल क्षेत्र में ये कौन सा आता है, ये भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका आता है, अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल होता है। देख लेते हैं एक बार, हम फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, आपका अफ्रीका आ गया, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अफ्रीका आ गया। ठीक है, अफ्रीका, यहाँ दक्षिण अफ्रीका लिखा है, पूरा पूरा अफ्रीका ही आ जाता है, दक्षिण अफ्रीका ही सिर्फ नहीं आएगा। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, भारत आ जाएगा,
और दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका आ जाएगा। तो ये देखिए दक्षिण अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया। तो कितना हो गया? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और पांच हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया? एक हो गया, दो हो गया, यहाँ देखिए तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। तो आपसे कोई भी पूछे कि गोंडवाना में कौन कौन से आते हैं तो साउथ अमेरिका बता दीजिए, दक्षिण वाले जितने हैं वो बता दीजिएगा, अफ्रीका बता दीजिएगा, अंटार्कटिका बता दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया बता दीजिएगा, इंडिया बता दीजिए। तो ये गोंडवाना के भाग हैं, ये वाला गोंडवाना। ये देखिए गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है? तो ये गोंडवाना, जो गोंडवाना भूमि मतलब लैंड है, इसी का भाग है ये। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वो मतलब दक्षिण अफ्रीका नहीं, ये अफ्रीका ही पूरा होगा। दक्षिण अफ्रीका और अब दक्षिण अमेरिका होगा, अंटार्कटिका होगा, के क्षेत्र शामिल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए संवहनीय धाराओं ने, अब यहाँ पर देखते हैं संवहनीय, इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पर संवहनीय धाराओं ने भूप्रकृति अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर की दिशा में प्रवाहित होने लगी। तो एक बार हम देखते हैं वहां पे जो आपका, हाँ, कि ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें हैं, ये देखिए ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें हैं और ये भारत की प्लेटें हैं। तो क्या इस साइड पर प्रवाहित होने लगी, कहाँ? यहाँ से टूटकर इस साइड प्रवाहित होने लगी। तो ये याद रखेंगे, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें थी वो उत्तर की दिशा में प्रवाहित होने लगी। तो वहां पर जाके अभी बताएंगे, यहाँ पे उत्तर की दिशा में प्रवाहित होने लगी। उत्तर की दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेट अपने अधिक विशाल प्लेट यूरेशिया प्लेट से जाके टकरा गई। कहाँ से टकरा गई? कहा रहा है उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय प्लेट था, वो क्या किया गया? वो जाके विशाल प्लेट यूरेशिया, अपने से अधिक विशाल प्लेट, मतलब जो ये वाले जा रहा था यहाँ पर, ये ये तो विशाल है ही है। अब भारत का इतना छोटा है प्लेट और ये देखिए यूरेशिया इतना बड़ा प्लेट है, तो अपने से विशाल ही ये तो प्लेट होगा। तो वही कह रहा हूं। अब आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्लेटें विशाल थी, यूरेशिया की प्लेटें विशाल थी जो टकराई। तो किसके कारण? अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशिया प्लेट से जाकर टकरा गई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच टीर्थित के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। तो जिसने आप देखते हैं हिमालय के अलावा भी और भी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किसके कारण ये फॉर्म हुए? तो हिमालय के अतिरिक्त जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, तो ये याद देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम और जैसे पर्वत श्रृंखला दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला, जो हिंदू कुश हुआ, पामीर हुआ, कुल्लू श्रेणी हुआ, ये सब देख रहे हैं जो ये कैलाश, ये सब श्रेणी कौन सी हुई? ये इसी के कारण फॉर्म हुई है। मतलब जब हमारा टेथिस सागर क्या हुआ, मतलब ये हिमालय पर्वत, ये अपना प्लेट, भारतीय प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो ये आपका इस सब का निर्माण हुआ। अभी यहाँ पर देखते हैं, और देखिए पर्वतों के प्रायद्वीपीय पर बहने वाले धीरे धीरे, और इस निर्मित को कहाँ पे हम पहुंचे थे? हाँ, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये इस पर पेन चल गया था। यहाँ पर क्या है, ये हो गया। अब देखिए गोंडवाना भूमि, गोंडवाना लैंड, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। अभी हमने क्या कहा था, ये क्या रहा था, ये पैंजिया का दक्षिणतम भूमि है ना, तो ऊपर में लॉरेशिया है जिसको अंगारा कहता है, और ये गोंडवाना लैंड है। तो ये आपका लॉरेशिया ऊपर है और गोंडवाना दक्षिणतम भाग है। तो आपके स्टेटमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा दक्षिणतम भाग है, कौन उत्तरतम। तो दक्षिणतम भाग कौन सा आपका? गोंडवाना लैंड दक्षिणतम भाग है। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना देगा, तो अगर आप सोचेंगे एनसीईआरटी बहुत सिंपल है, सिंपल तो है, लेकिन अगर आप एक बार एनसीईआरटी समझ गए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। करें टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने। अब देखिए टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। तो टेथिस जो सागर था वो क्या हुआ? वो धीरे धीरे हिमालय के रूप में ऊपर उठता गया। जब दो एक प्लेटें टकराई तो क्या हुआ? टेथिस सागर बीच में आ गया, तो वही क्या हुआ? ऊपर उठता गया। अब देखिए
समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया। अब देखिए यहाँ पर इतनी नदियां थी, मतलब पहले, मतलब हिमालय बनने से पहले भी नदियां बहती थी। वो तो वो कौन सी, जो हिमालय बनने से पहले जो नदियां थी, वो इतना निक्षेप लाई इसमें कि इतना निक्षेप होता गया, एक पर्वत का निर्माण कर दिया गया। अब देखिए, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से, चाहे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ से नदियां कोई बह रहा हो, चाहे यहाँ वो उत्तर से ऊपर बहने वाली जो नदियां हो उनसे बहने वाली नदियां, इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से एक निर्मित विशाल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। अब क्या हुआ, हिमालय तो विकसित हो गया 33 से, लेकिन क्या हुआ उसके साथ साथ, क्या हुआ, ये आपका विशाल मैदान भी विकसित हो गया। क्या हो गया, विशाल मैदान, मतलब जो अभी आप जलोढ़ मैदान पंजाब से लेकर बंगाल तक देखते हैं, जलोढ़ का पूरा मैदान, वो क्या होता है, इसी टाइम इसका फॉर्म हुआ था। पहले इसका फॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन इसी टाइम इसका फॉर्म हुआ, जो अभी आप भारत का विशाल मैदान देखते हैं जहां पर मैक्सिमम खेती की जाती है कृषि से रिलेटेड। भारत की मुख्य भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। देखिए, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम भाग है। अब देखिए, कौन सा प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, एक पूरी मैप तो नहीं है क्या, हाँ एक बार पूरा मैप दिखाते हैं। हाँ ये देखिए, अगर हम इसका बात करते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार मैदान है, पठार है। अगर इसका बात करते हैं तो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग ये है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। क्योंकि अभी देखिए, क्या कहा जाता था कि यहाँ पर भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन क्या हुआ, अभी कुछ समय पहले ही कुछ जगह पे भूकंप आए थे। जैसे आपका कह सकते हैं कि भुज के में भी भूकंप आया, तो आप कह सकते हैं वहां भुज में कैसे भूकंप आ सकता है, वो भी लगभग उसी का एरिया पड़ जाता है। लेकिन क्या हुआ, इस सब ने मतलब वो क्या कर दिया, उसको गलत साबित कर दिया। और भी एरिया में वहां पर भूकंप आते हैं, तो अगर स्थिर है तब भी भूकंप आते हैं, तो वही कह रहा है कि अभी हाल ही के भूकंपों ने यहाँ पर क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। भूकंप तो ऊपर आना चाहिए, हिमालय के एरिया में ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, हिमालय और उत्तरी मैदान हाल की स्थलाकृतियां, मतलब हिमालय जो है और उत्तरी मैदान बनी स्थलाकृतियां हैं। हाल में बनी स्थलाकृति है, मतलब हाल में इतना नहीं कि अभी 2-4 साल पहले, वो अभी अगर जब से पृथ्वी का फॉर्म हुआ है उससे बहुत अभी बाद में बनी। अब देखिए, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। क्या भाग है, अब देखिए यही सब आपको वहां पर पढ़ना रहता है। क्या पढ़ना रहता है, यही पढ़ना रहता है कि हिमालय पूरी तरह, ये भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय का पर्वत एक अस्थिर भाग है। तो वहां पर स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि जो हिमालय पर्वत है एक अस्थिर भाग है। तो हाँ, आप बताएंगे हिमालय का पर्वत एक अस्थिर भाग है, जो कि हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखते नहीं, किसी साल फिर नापा जाता है, चाइना वाले कुछ और दिखा देते हैं और ऊपर दिखा देते हैं, भारत वाले कुछ और, नेपाल वाले कुछ और ऊपर दिखा देते, मतलब उसका ऊंचाई पता ही नहीं चलता एवरेस्ट कितना ऊंचा है। देखिए, वो हमेशा बढ़ ही रहा है और अस्थिर भी है, क्योंकि हमेशा जो आपका जो यहाँ लॉरेशिया प्लेट है और यहाँ पर भारतीय प्लेट है, ये अभी भी पास आ रही है, नहीं कि अब वो रुक गई है, टकरा के अब रुक गई है। अभी भी वो एक दूसरे के पास जा रही है, ये याद रखेंगे। अभी देखिए, हिमालय पूरी पर्वत पूरी युवा एक श्रृंखला है, मतलब अभी एक यंग फोल्डेड माउंटेन है, जिससे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां होती हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बने हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि तेज बहने वाली नदियां हैं और उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बनी है। तो किसका बात कर रहा है यहाँ पर, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रायद्वीपीय पठार की। किससे बने हैं प्रायद्वीपीय पठार,
तो ये किससे बनी है? आग्नेय और रूपांतरित मेटामॉर्फिक शैलों से बनी है, और कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बनी है। देखिए हिमालय के जो पर्वत चोटी है ज्यादा ऊंचे हैं, प्रायद्वीपीय के कम ऊंचे रहते हैं। तो ये याद रखेंगे, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बनी हुई है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो आपका ये प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे बनी है, तो आप क्या बताएंगे? आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बनके मिलके बनी हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से। अब यहाँ पर देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए एक आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला में, एक उत्तर के मैदान में, ये देखिए अगर हिमालय को देखा जाए तो एक हिमालय पर्वत श्रृंखला ये वाला देख रहे हैं, ये रेड कलर वाला, तो एक तो इसमें विभाजित कर दिया जाएगा कि भारत को कितने भागों में। अगर आप देखिए एक साथ तो सब पढ़ नहीं सकते कि हिमालय भी पढ़ें, प्रायद्वीपीय पठार भी पढ़ें, अब उसी में सब खिचड़ी बन जाएगा। तो क्या किया गया है, इनको डिवाइड कर दिया गया है भारत को, कि मतलब इसमें अगर यहाँ पर पढ़ते हैं, मतलब ऐसे तो वो तो हम पढ़ ही लेंगे चाहे जैसे पढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ देंगे तो यहाँ की जो जलवायु होगी और जो यहाँ पर वेजिटेशन होगा, जो भी यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, वो एक सेम होंगे कंपेयर टू अगर यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार में, तो वहां पर सेम होंगे, तो हमको आइडेंटिफाई पढ़ने में आसानी होगी। इसीलिए क्या किया गया है, इसको कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को एक भागों में पढ़ते हैं, दूसरा उत्तरी मैदान होता है, ये उत्तरी मैदान गंगा जमुना और अन्य नदियों का जो मैदान होता है, दूसरा इसमें पढ़ते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है आपके पेपर में, कौन कौन से भागों में विभाजित किया है। दूसरा उत्तरी मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है, और चौथा क्या होता है, भारतीय मरुस्थल में भी एक भाग में डिवाइड कर दिया गया है। मरुस्थल के बाद तटीय मैदान होता है, जैसे आपका ये प्यारा भारत है, जो आप ये मत सोचिएगा कि ये जो आपका ये आप ये मतलब प्यारा भारत की ये बाउंड्री है, इसके बाद तुरंत समुद्र आ जाएगा। तुरंत समुद्र नहीं आता है, ये आपका ऐसे ही, ये देखिए ये किनारे किनारे क्या होता है, ये मैदान होता है, कोंकण तट, कोरा, मालाबार, कोंकण या कोरोमंडल, ये कोरोमंडल ये सब मैदान होते हैं, विशाल मैदान होते हैं, मतलब वो हमको इसमें मैप में दिखता नहीं ना, इतना छोटा रहता है, लेकिन मैदान अभी हम पढ़ेंगे, वो तटीय मैदान होते हैं। तो वो तटीय मैदान में डिवाइड। और द्वीप समूह, द्वीप समूह मतलब जो आपका क्या होता है, अंडमान निकोबार हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, तो ये सब जो द्वीप है इनको भी हम एक अलग भाग में डिवाइड करते हैं। तो एनसीईआरटी देखिए कहीं कहीं 5 भाग में डिवाइड किया जाता है, कहीं कहीं 6 भाग में। तो जो आपका एनसीईआरटी कहाँ का कितने भाग में डिवाइड किया है, 6 भागों में डिवाइड किया है। हिमालय पढ़ेंगे, उत्तर मैदान पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे, तटीय मैदान पढ़ेंगे, और द्वीप समूह पढ़ेंगे। तो अभी हम इतना पढ़ने वाले हैं, तो एक एक चीजें अब हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने पूरा एक आइडेंटिफाई किया था कि एक एक वो वे बनाया था कि किस प्रकार से हमारा ये पृथ्वी निर्माण हुआ, हमारा भारत कैसे निर्माण हुआ। अब हम एक एक चीजें यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। अब देखिए यहाँ हिमालय पर्वत के, भारत की उत्तरी सीमा का विस्तृत हिमालयी भूगर्भीय रूप से युवा है, हमारा क्या है, युवा यंग है, और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन श्रेणी है, तो ये याद रखेंगे कौन सा, युवा है और फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय के बारे में अगर यही पूछे कि कौन सा है, तो हिमालय क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है और युवा है, यंग है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। तो यहाँ पर जो सिंधु नदी आप देखिए, ये आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी से यहाँ पर कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी थी, ये ब्रह्मपुत्र नदी ना, ये देखिए ये, तो ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर कहाँ पर, सिंधु नदी तक, मतलब दो बड़ी नदियां हो, अब छोटी छोटी नदियां होंगी तो उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर फैली है, ब्रह्मपुत्र नदी से हिमालय फैला हुआ है सिंधु नदी तक, तो ये पता ही होगा आपको। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी और अत्यधिक असम, असम अवरोध, ये असम वो राज्य वाला मत समझिएगा, मतलब असम में असिमेट्रिक, असिमेट्रिक अवरोधों में से एक है।
तो क्या है, आसिमेट्रिक अवरोध मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई पर्वत छोटा है कोई बड़ा है, तो मतलब बहुत ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार से सब बना है। एवरेस्ट माउंटेन बहुत बहुत बड़ा ऊंचा है, उसके नीचे बहुत से पर्वत है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी रखता है, लाइक एवरेस्ट है। ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए अर्धवृत्त अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। कितने में, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। अब देखिए इनकी लंबाई कितना हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखते हैं, इनकी लंबाई आइडेंटिफाई करते हैं, ये यहाँ से तो लगभग 2400 किलोमीटर एनसीईआरटी बताता है। कितना बता रहा है एनसीईआरटी? अब देखिए एनसीईआरटी जो बताएगा हम वही देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा, यहाँ पे कह रहा है इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। लंबाई तो वो उतना ही रहेगा, लंबाई में कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम कश्मीर में देखते हैं, तो ये इस साइड वाला एरिया देखते हैं, ये वाला एरिया जहां पर ये यहाँ का है 400 किलोमीटर की चौड़ाई होती है, देखते हैं वैसे देखने पे लग रहा है। और यहाँ पे चौड़ाई कितनी होती है, यहाँ पर 150 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। तो आपको उस वैसे देखने को मिला कि 400 और अरुणाचल प्रदेश में 150 के। अब देख रहे हैं पश्चिमी, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। कह रहे हैं जो पश्चिमी भाग की ऊंचाई है, विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है कंपेयर टू ये सॉरी ये एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हैं, एक करें ये पश्चिमी भाग की अपेक्षा ना, यहाँ पर पश्चिमी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अभी देखिए अपने मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई पर्वत ऐसे ज्यादा ऊंचा है तो कोई एकदम मतलब, और वहां पर पश्चिमी भाग में लगभग सेम टू चलेगा। अपने पूर्वी देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कहते हैं कि हिमालय के बहुत अधिक संख्या में घाटियां भी पाई जाती है। इन श्रृंखलाओं में कितनी, बहुत ज्यादा संख्या में घाटियां भी पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग की श्रृंखला को क्या कहते हैं, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। यहाँ पर अभी हम ट्रांस हिमालय की बात नहीं करेंगे, अभी हम महान हिमालय के से चलेंगे, क्योंकि ये हिमालय कि जितने उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे उत्तरी भाग स्थित है हिमालय, इस श्रृंखला को महान हिमालय कहते हैं या आंतरिक हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। ये हुआ मतलब सबसे ऊपर में कौन सा है, जिससे प्यारा भारत है ये यहाँ पर ये महान हिमालय की ये बात करें, जिसमें लद्दाख, जास्कर, काराकोरम ये। अब देखिए यहाँ पर यह सबसे अधिक सतत सिमेट्रिक श्रृंखला मतलब बहुत सतत है, जिसमें 6000 मीटर से औसत ऊंचाई से सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। कितना, 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है इनकी, मतलब जो भी श्रृंखला है चाहे कुछ ज्यादा होंगे चाहे कम होंगे, तो उनकी क्या है सब मतलब एक औसत ऊंचाई कितनी होगी, 6000 मीटर ही होगी। इनमें सभी मुख्य इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर की अगर हम बात करते हैं, तो ये देखिए, ये याद कर लीजिएगा कौन कहाँ पे है, एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ, तो माउंट एवरेस्ट पता होगा। कंचनजुंगा कहाँ है, तो कंचनजुंगा कहाँ है, ये भारत में है। इसकी ऊंचाई 8598 किलोमीटर और माउंट एवरेस्ट की 8848 किलोमीटर, वो सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर में है। तो ये 8848 मीटर है, 8598 मीटर है। अब देखिए मकालू की बात करते हैं, मकालू क्या है, नेपाल में है और ये 8481 है। इसके बाद धौलागिरी है, धौलागिरी नेपाल में है। तो मकालू, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट है। अब देखिए नंगा पर्वत कहाँ है, भारत में है नंगा पर्वत। अन्नपूर्णा नेपाल में है, सॉरी नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी कहाँ पर, भारत में है। कामेट कहाँ है, तो भारत में है। नामचा बरुआ भारत में है। गुरु मंदाता नेपाल में है। तो कम से कम भारत वाला तो याद ही रखिएगा। कौन सा याद रखेंगे, नामचा बरुआ याद रखेंगे। यहाँ पर नामचा बरुआ कहाँ पर, वह भारत में है। और यहाँ पर कामेट कहाँ पर, ये भी भारत में है। नंदा देवी कहाँ पर, भारत में है ये। और कहाँ पर, ये नंगा पर्वत कहाँ पर, भारत में है। और ये कंचनजुंगा कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, ठीक है,
तो ये कंचनजुंगा भारत में, नंगा पर्वत भारत में, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा बरुआ भारत में है। अब यहाँ पर आप जो देखते हैं, गुरु मंदाता नेपाल में है। अब देखिए, महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। क्या है? असममित। यहाँ लिखा गया है वलय की प्रकृति क्या है? असममित है। हिमालय की इस भाग का क्रोड किससे बना है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर किससे बना? हिमालय का जो महान हिमालय का वलय होता है, फोल्ड माउंटेन है, ये किससे बना है? ग्रेनाइट का बना है, ये याद रखेंगे। अब ये नोट करने वाली, इसको नोट कर लीजिए कि हिमालय के किस इस भाग का क्रोड किससे बना है? तो महान हिमालय, जो महान हिमालय की बात कर रहे हैं, तो महान हिमालय के इस भाग का देखिए, एक कॉपी रख के बैठा करिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए, एक शार्ट नोट कर लीजिएगा उसमें। हाँ, तो हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बाद में रिवीजन करें तो आसानी हो। अब इसका, हाँ, एक बार आप बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर हमने पिन भी कर दिया है टेलीग्राम पर, इसको हमने पहले ही डाल दिया था पढ़ाने से पहले। तो आप क्या करेंगे, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद बाद में पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। बहुत सी हिमानियों है, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब क्या इसमें प्रभाव होता है। देखिए, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों और दर्रों के नाम बताइए। भारत के उन राज्यों जहां पर ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो देखिए, वो तो आपको करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। असम मतलब क्या होता है? सबसे असिमेट्रिक है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब हिमाद्री के दक्षिण में। अब देखिए, हिमाद्री मतलब महान हिमालय ये है, मतलब हिमाद्री उसे महान हिमालय कहते हैं ना। इसके दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला है, वो क्या कहते हैं? वो सबसे अधिक क्या होती है? असम है। असम मतलब बहुत एसिमेट्रिक है, ऊंचा नीचा ज्यादा है। हिमाचल निम्न, जो इसको कहे एवं हिमाचल एवं निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? हिमाचल के नाम से या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो ये याद रखिएगा, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से हिमाद्री के नीचे जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है, बहुत दाब के कारण हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच। अभी वहां पर महान हिमालय की 6000 औसत देखे थे। यहाँ पर कितना? 3700 से 45। तो दोनों ही आइडेंटिफाई करिएगा। यहाँ पर 3700 से, याद रख थोड़ा सा लगा, हाँ, तो यहाँ पर कितना हुआ? 3700 से 4500 के बीच में। वहां 6000 औसत था। और नीचा, और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई 50 किलोमीटर है। कितनी चौड़ाई है इसकी? हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय की 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो ये पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि पीर पंजाल श्रृंखला किसका भाग है? तो पीर पंजाल श्रृंखला किसका भाग है? इसी आपका हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, इसी की बात कर रहे हैं दोनों की। तो इसका पीर पंजाल श्रृंखला इसकी सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जो धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला है, भी महत्वपूर्ण है। क्या है? धौलाधार और महाभारत। अब यहाँ पढ़े थे, यहाँ पर धौलागिरी पढ़े थे, धौलागिरी नहीं, धौलाधार पढ़ना है वहां पे। तो यहाँ पर इसका भाग है, नहीं वहां नहीं पढ़े थे। देखिए, धौलाधार और महाभारत श्रृंखला भी इसी का महत्वपूर्ण भाग है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, अगर मैं कहूं कि कश्मीर की घाटी किसमें है, तो निम्न हिमालय में है। अगर मैं कहूं हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां भी स्थित है। तो हिमाचल हिमालय है, तो हिमाचल हिमालय में, तो हिमाचल की कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी किसमें है? निम्न हिमालय में है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। जैसे अब 6000 की मीटर की ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो वहां बर्फ रहेगा, तो वहां कोई नहीं रहेगा। लेकिन 3700 से 4500 को बीच में, जब उत्तर भारत में गर्मी खूब पड़ती है, तो लोग कहाँ जाते हैं? कुल्लू जाते हैं, कांगड़ा जाते हैं, मनाली, यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये सब निम्न हिमालय के भाग हैं। थोड़ा सा पर्यटन की सुविधा के लिए बहुत अच्छा स्थान मिल जाता है लोगों को। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कश्मीर घाटी जाना है, तो देखिए, अब जैसे आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे, तो आप कहेंगे कुल्लू चलते हैं, तो कुल्लू मत कहिए चलते हैं। कुल्लू तो सब लोग कहते हैं, चलिए कुल्लू मनाली चलते हैं। आप कहेंगे चलिए निम्न हिमालय चलते हैं।
आप कहेंगे चलिए हिमाचल हिमालय में चलते हैं, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय में चलते हैं, या कश्मीर की घाटी मत कहिए, आप कहिए हम निम्न हिमालय में चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप एक आईएएस स्टूडेंट है या यूपीएससी स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिए, इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पहाड़ी, मतलब याद करने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अब ये ऐसा ना करिएगा कोई समझ ही ना पाए। अब देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत, एटलस में मसूरी हुआ, नैनीताल हुआ, रानीखेत स्थित देखे उनके राज्यों के नाम लिखे। अब देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक श्रृंखला कहते हैं, शंकर भगवान वाला श्रृंखला आ गया, शिवालिक श्रृंखला। चलते हैं इसके बारे में, अब देखते हैं। अभी हमने किस किस श्रृंखला को देखा? दो श्रृंखला को देखा, एक महान हिमालय को देखा, और जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक थी। यहाँ बर्फ ही पड़ती रहती है हमेशा, कुछ ग्लेशियर में यहाँ पर मिल जाते हैं, कुछ नहीं, बहुत से ग्लेशियर मिल जाते हैं। दूसरा हमने निम्न हिमालय को देखा, जहाँ पर कश्मीर घाटी, हिमाचल, कांगड़ा, कुल्लू, ये सब आपको मिल जाती हैं। अब देखिए, और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा संपीड़ित से बनी हुई है, ये भी याद रखेंगे, और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, हम क्या पढ़ने वाले थे? शिवालिक हिमालय के, इसके बारे में देखते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर की स्थित है। 10 से चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर की है। तथा ऊंचाई 900 से 1100। वहां पर पहले हम कितना पढ़े थे? 6000। दूसरे में कितना पढ़े थे? 3700 से 4500 के बीच में हम पढ़े थे। अब यहाँ पर कितना पढ़े हैं? 900 से 1100 मीटर के बीच, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं ऊंचा है। जैसे आप कह सकते हैं दिल्ली उल्ली का जो पठार उठार होता है, वो मैदान, वो दिल्ली में तो पहाड़ बचा ही नहीं है, वो तो हट ही गया है, सब डिस्ट्रॉय हो गया। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। कहाँ की ये श्रृंखलाएं? उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से, कहाँ पर? ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं, और ये घाटियां और बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। तो जो आपका मुख्य हिमालय है, उससे जो नदियों के अवसाद, आपके अवसाद मतलब क्या, उसके जो डिपॉजिट्स नदियों द्वारा लाए गए थे, वो क्या हुआ, डिपॉजिट होते गए और होते गए और होते गए, मतलब वो एक छोटा सा पर्वत का निर्माण भी कर दिए। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये घाटियां जो होती हैं, ये मोटी परतें हैं, कहाँ पे हम कहते हैं, हाँ, ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई हैं। मैं कहूँ, आप अगर कभी वैष्णो देवी जाइएगा, वैष्णो देवी जाइएगा, जैसे ही आप मतलब पंजाब से थोड़ा सा और इंटर करेंगे, तो आपको थोड़ा सा शिवालिक वाला सीन दिख जाता है। ठीक है, तो वहां पर ढेर सारे आपके पत्थर उत्थर ये देखेंगे। ठीक है, या जैसे देहरादून। अब देखिए, निम्न हिमांचल और शिवालिक के बीच के स्थित घाटी को क्या कहते हैं? दून के नाम से जाना जाता है। जैसे जो आपका निम्न हिमालय है, जहां पर आपका कांगड़ा उंगड़ा था, आप जो पढ़ रहे थे, वहां पर और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटियां होती हैं, लंबवत ऐसे घाटियां होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको दून के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि ये दून कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे निम्न हिमांचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किसके? निम्न हिमांचल, और या हिमांचल श्रेणी या निम्न हिमांचल, और या शिवालिक के जो बीच की घाटियां होती है, लंबवत घाटियां होती हैं, उनको दून के नाम से जाता है। कुछ प्रसिद्ध जो दून होते हैं, वो देहरादून होता है, कोटली दून होता है, पाटली दून होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त ये हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे आप नहीं पढ़ते हैं कि सतलज से लेकर सिंधु तक कौन सा मैदान होता है, पंजाब से लेकर यहाँ तक, तो ये यही वहां पर कर दिया गया कि अगर हम नदियों से देखे हैं तब भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से
जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व क्रमशः कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो सतलज और सिंधु के नाम से कौन सा, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, कुछ भी कह सकते हैं ये। तो सतलज और सिंधु के बीच में कौन सा है, पंजाब हिमालय कश्मीर हिमाचल। अब देखिए सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित भाग को क्या जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से। तो सतलुज और काली नदियों के स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, कुमायूं। तो काली आ जाए, सतलुज और काली लिखा गया तो का से काली जब लिखा गया तो कुमाऊं पढ़ लीजिएगा ऐसे, ठीक है, और के नाम से। अब यहाँ पर लिखा गया फिर काली आ जाएगा, काली। अब देखिए यहाँ पर ऐसे खत्म हुआ ना, मतलब मैं आपको यहाँ पर एक दिखाता हूँ ये, ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पर करें सतलज और सिंधु। यहाँ पर सतलज आपका है और ये सतलज है और ये सिंधु है। तो इस दोनों के बीच में क्या कहा जाता है, ये पंजाब हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पंजाब हिमालय कहलाता है। अब सतलज और सिंधु के बीच में जब आपका पंजाब हिमालय कहलाता है, अब लेकिन पश्चिम से कश्मीर या पश्चिम हिमाचल हिमालय, फिर सतलुज से काली के बीच में। तो सतलुज से काली के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये ये काली यहाँ हो गया ये। अब काली से तो ये कहाँ में, सतलुज सिंधु से सतलुज के बीच में, सॉरी यहाँ सिंधु होगा, ये उल्टा लिखा गया। अगर हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ सिंधु रहना चाहिए और यहाँ सतलुज रहना चाहिए। तो सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में क्या होता है, पंजाब हिमालय। फिर सतलज से काली के बीच में, सतलज से काली नहीं लिखा गया, सतलज और काली के बीच में, तो ये कुमाऊं हिमालय लिख दीजिए, कुमायूं हिमालय है। फिर ये काली हो गया, तो काली से क्या कौन सा पढ़ेंगे, काली और तीस्ता नदी, यहाँ तीस्ता नदी हो जाएगा। तो तीस्ता नदी के बीच में कौन सी होगा, तो काली और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का निर्माण करती है। तो काली और तीस्ता नदी को कौन सा, नेपाल हिमालय करती है। फिर यहाँ देखिए काली और तीस्ता नदी को कौन सा करती है, नेपाल हिमालय का नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग, फिर यहाँ पर तीस्ता हो गया, फिर यहाँ पर दिहांग नदी हो गया। तो यहाँ पर कौन सा, असम हिमालय का सीमांकन करती है। अब यहाँ पर असम हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। तीस्ता और आपका दिहांग के बीच में असम हिमालय है। ये याद रखेंगे, आपको ये याद रखना होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करें ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा क्या है, बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो होता है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है हिमालय की पूर्वी, दिहांग महाखंड, एक मिनट इसको बड़ा ही कर देते हैं। हाँ देखिए कह रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं दिहांग महाखंड जो गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। अब क्या करें, कौन सा, दिहांग गार्ज। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा दक्षिणतम है, मतलब सबसे पूर्वी सीमा है, तो दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लिया हुआ है। तो ये दिहांग गार्ज पड़ता है। मैं एक बार आपको मैप में दिखाता हूँ, हो सकता है आपको कुछ आइडेंटिफाई करें। देखिए यहाँ पर दिहांग गार्ज पड़ता है, तो इसके बाद ये तीखा मोड़ लिया है, ये जो आपको दिख रहा होगा। आप ये मत सोचिएगा ये हिमालय का भाग नहीं है, ये भी पूरी तरह से हिमालय का, ये पूरा समुद्र में चला जाता है। तो ये सब भी कितना है, हिमालय का ही भाग है, ये याद रखेंगे। अभी यहाँ पढ़ेंगे कौन कौन सा यहाँ पर है। एक मिनट, हाँ कहाँ पे चल रहे थे, यहाँ पे चल रहे थे। आप देखिए इन्हें पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियों के, देखिए तीखा जब मोड़ ले लेता है तो वो क्या कहलाता है, इन्हें पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियों के पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरते हैं, जो आपका नागालैंड हुआ, आपका मणिपुर हुआ, और ये
मिजोरम हुआ, यहाँ सबसे होकर ये पहाड़ियां गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ और अवसादी शैल हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैल से बनी होती है। किससे बनी होती है? ये अवसादी शैल से बनी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कौन कौन सा कैसे। अभी हमने महान हिमालय को बताया था किससे बनी थी, ग्रेनाइट से बना था। और हमने क्या बताया था, ये जो आपका प्रायद्वीपीय है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार मैक्सिमम किसने, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, क्योंकि वहां पर ज्वालामुखी था तो आग्नेय बनेगा ही। और ये यहाँ पर जो आपका ये मोड़ के बन रहा है, ये मुड़ जो आपका हिमालय ये मुड़ जा रहा है, ये किससे बन रहा है? तो ये कह रहा है मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैलों से बनी हुई है। इसी की तो बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा ये मजबूत बलुआ पत्थरों तथा अवसादी शैलों से बनी हुई है और ये घने जंगलों से ढकी हुई है। देखते नहीं है अरुणाचल प्रदेश में कितना घने जंगल है। अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं और घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में कौन कौन सी हैं, जैसे पटकाई हुआ, नागा हुआ, मीजो हुआ, मणिपुर पहाड़ियां शामिल हुई हैं। तो पूर्वांचल में पटकाई हुआ आपका, नागा हुआ, मीजो हुआ, मणिपुर पहाड़ियां शामिल की गई हैं। ये हो गया आपका मीजो, ये आपका मीजो पहाड़ियों का ये आपका फिगर दिया गया है। तो आपको पेपर में क्या पूछेगा कि पूर्वांचल पहाड़ियों में कौन कौन सी मतलब पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल होती हैं। तो आप पटकाई बताएंगे, नागा बताएंगे, मीजो बताएंगे, मणिपुर बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए उत्तर का मैदान। अब हम क्या होते हैं, पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतार कर आपको मैदान में आते हैं, जब थोड़ा भ्रमण करते हैं सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र इन सब की सहायक नदियों से बने जो मैदान होते हैं यहाँ पर भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम अपना स्पीड हल्का सा बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे आप परिचित होंगे, आपके आसपास का ही चीज क्षेत्र है। कह रहे हैं कि उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदी जैसे यमुना भी आती है ना इसमें, कि मैदान जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। किस मृदा से बनी हुई है? जलोढ़ मृदा से बनी हुई है, जिसको एल्यूवियल सॉइल आप कहते हैं इंग्लिश में। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में, मतलब हिमालय का जो गिरिपाद है एकदम नीचे वाला भाग है जहाँ शिवालिक श्रेणी स्थित है, में स्थित बहुत बड़े बेसिन जिसको द्रोणी कहते हैं, में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। मतलब जो हिमालय, मान लीजिए ये हिमालय है, इसके यहाँ पर क्या हुआ, नदियां आती हैं और यहाँ पर क्या ढेर सारा निक्षेप हुआ है और ये क्या बन गया है, एक विशाल मैदान, यहाँ पंजाब से लेकर यहाँ तक पूरा असम तक ये विशाल मैदान के रूप में हो गया है। अब देखिए जिससे उपजाऊ मैदान है, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा हुआ है। तो 2400 किलोमीटर लंबा हुआ। कैसे? देखिए अगर हम गंगा की लंबाई देखते हैं लगभग 2525 है, तो इसका भी याद रख लीजिए 2400 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मजोली, वो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है यहाँ जहाँ लोगों का निवास है। अब देखिए, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। देखिए हर चीज यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाता है। आपके पास थोड़ा सा भी जमीन है तो आपको आराम से खाना प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी बैठा दीजिए, आप देखते होंगे अपने खेत में कुछ भी डाल दीजिए, हो जाता आराम से हो जाता है वो, जिससे आपका पूरा क्या होता है, जीवन यापन हो ही जाता है। तो यही होता है, इसीलिए क्या होता है, जनसंख्या जो घनत्व यहाँ पर ज्यादा है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल के एरिया में, यही रीजन है क्योंकि यहाँ पर लोगों को वो सुविधाएं मिल गई हैं, प्रकृति के द्वारा वो सुविधाएं दे दी गई हैं जो आपका किसी कहाँ पर, जो किसी आपके पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं मिल पाई है। क्यों? यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही कम आपको मेहनत में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, और पहाड़ी लोगों का जीवन देखिए, या जो मरुस्थलीय लोगों का जीवन देखिए, या जहाँ पर बर्फ ज्यादा पड़ती है वहां का जीवन देखिए, बहुत ही टिपिकल होता है।
तब भी आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। तब भी आप तो एक्सक्यूज करते हैं, एक्सक्यूज देते रहते हैं। एक्सक्यूज मत दीजिए, आप जहाँ पे हैं बहुत सही जगह पे है, सिर्फ आप पढ़िए और अपना जो भी ड्रीम है आप उसको पूरा करिए। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियों के निक्षेपण कार्य में लगी हुई नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। अब देखिए, निचले भाग में क्या है, जैसे आप यहाँ पर्वत, या ये क्या हुआ, यहाँ से आपका हिमालय है, तो यहाँ से नीचे चली, लेकिन नीचे क्या हुआ, ढाल थोड़ा थोड़ा कम होता जाता रहता है। ढाल कम हो जाता है और फिर नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। और ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरकाएं कहते हैं। इन धाराओं को क्या कहते हैं, काएं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इन धाराओं को क्या कहते हैं, वितर काएं कहते हैं। अब देखिए, ये मतलब हर चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, अगर आप, हो सकता है कि जो ये आपका ये माजुली द्वीप है ऊपर ही निर्माण हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, वो असम का जो मैदान है वहां पर निर्माण हुआ। क्यों निर्माण हुआ, क्योंकि वहां पर जो ये बहाव है पहाड़ों से जब नीचे उतरी तो वहां पर बहाव कम हो गया। तो बहाव कम हो गया तो कुछ श्रृंखला नदी की इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, और बीच में ये स्थान पड़ गया। तो ये याद रखेंगे, हर एक चीजें मैं समझाता हूं ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आप कर ले। ठीक है, यहाँ पर तो ये नदी श्रृंखलाएं गाद एकत्र हो जाने का बहुत धीमे धाराओं में बढ़ जाती है, जिन धाराओं से भितरकाएं कहते हैं। मतलब भितरकाएं क्या होती है, कई भागों से वो होके बहती रहती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, भितरकाएं कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। तो दोआब क्या क्या होता है, अर्थ होता है दो नदियों के बीच भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब। दो तथा आब, आब का अर्थात मतलब पानी, तो दो पानी, मतलब एक पानी यहाँ है एक पानी यहाँ है, तो इसके बीच का जो एरिया है उसको दोआब कहते हैं। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है पांच, आब का अर्थ होता है पानी। देखिए, आब यहाँ लिखा गया है और पंजाब लिखा गया है, पंजाब लिखा गया है, तो दोनों में आब आब आ रहा है। हिंदी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, दोनों में आब आब आ रहा है पीछे प्रत्यय। तो क्या आब जब प्रत्यय आ रहा है तो आब का अर्थ होता है पानी, और पंच मतलब पांच नदियों का पानी, तो पंजाब हो गया। दो मतलब दो, आब मतलब दो नदियों का पानी, तो जो बीच का होता है उसको दोआब कहते हैं। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ इसी फिगर में ही, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अब ये क्या कहता है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, हाँ, यहाँ पर दिख रहा हो, ये गंगा नदी है, ये बह रही है, और ये यमुना नदी है। अब इसी के बीच में जो ये एरिया पड़ जाता है, दो पानियों के बीच में, एक पानी यहाँ पे बह रहा है एक पानी यहाँ पे, मतलब नदी, तो ये क्या बढ़ता है, दोआब कहलाता है, गंगा यमुना का दोआब। यही इसी को कहते हैं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। तो दो नदियों के बीच को के क्षेत्र को दोआब। देखिए, मैं इसलिए डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप मेंस में जब लिखे तो मेंस में मेरी बातें याद आ जाएं, कि अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए दो या वो, तो आप अगर कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ पॉइंट आप वहां लिख देते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, तो आपका काफी क्वेश्चन सही हो जाए, मतलब काफी अच्छा नंबर स्कोर मिल सकता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का जो एग्जामिनर चेक करता है वो एनसीईआरटी ही देखता है, कोई मार्केट का बुक नहीं उठा के देखता है। वो एनसीईआरटी ही देखता है कि किस प्रकार से उसमें लिखा गया है और किस प्रकार से हमको उसकी उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो आप एनसीईआरटी जरूर आप एक बार पढ़ा करिए। लाइफ में अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, एक कटु सत्य है, आपकी तैयारी हमेशा ही अधूरी रहेगी। आप एक अधिकारी भी बन जाएंगे, मतलब एक आपका निकल भी जाएगा, पेपर निकल भी जाएगा, लेकिन आपकी अधूरी तैयारी हमेशा, पूरी लाइफ आपकी अधूरी ही रहेगी। आप एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़िए। हाँ, और वो कोई बुक वाला नहीं एनसीईआरटी, आप ये जैसे ये पुस्तक है ना, ये गवर्नमेंट की ये पुस्तक पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर मैदान को मोटे और तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। और देखिए, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को, अभी जैसे हम क्या पढ़े थे कि पर्वत श्रृंखलाओं को डिवाइड किए थे, तो वैसे यहाँ भी अब डिवाइड करेंगे। देखिए, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान
का बहुत बड़ा भाग कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। तो जो सिंधु, झेलम, या आपका रावी हुआ, ये सबसे जो मैदान बन रहे हैं वो बहुत सारा भाग हमारे टूट भारत से टूटकर वो पाकिस्तान में चला गया है। अब यहाँ पर देखिए, सिंधु और इसकी सहायक नदियों, चाहे झेलम हुआ, चेनाब हुआ, रावी हुआ, ब्यास हुआ, सतलुज, हिमालय से निकलती इस मैदान के भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। अब यहाँ देखिए, गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ से है, घग्गर से लेकर तीस्ता नदियों के बीच में है। तो एक बार हम मैप में दिखाते हैं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि जो गंगा का जो मैदान का एरिया है वो कहाँ है, घग्गर से लेके तीस्ता तक है। और यहाँ पर अभी हमने क्या कहा, जो पाकिस्तान का एरिया है वो सिंधु से लेकर, चाहे झेलम हुआ, चाहे सिंधु हुआ, रावी हुआ, सतलुज हुआ, इन सब का जो मैदान विस्तार है वो अधिकतर कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। तभी देखते नहीं, पाकिस्तान में खेती होती है, भले ये न्यूज चैनल वाले के यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में खेती अच्छे तरीके से होती है। अब हाँ, वहाँ पे नहीं, मतलब उतनी जनसंख्या ज्यादा है कि नहीं हो पाता उतना, लेकिन यहाँ पर खेती अच्छे तरीके से होती है। और यहाँ पर जो बांग्लादेश का एरिया है यहाँ भी, क्योंकि अब देखिए उस समय पता नहीं क्या था, वो सब बहुत क्लीवर थे जो आपका ये पाकिस्तान लिए, वो सब बहुत सोच समझ के लिए। बांग्लादेश का एरिया जो ये पड़ता है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सब बहुत ही उपजाऊ एरिया है। और ये जो आपका पाकिस्तान का एरिया है, ये देखिए इतनी नदियों का वो है। अब जहाँ नदियां वहां कृषि, सोच सकते हैं कितनी अच्छी कृषि होगी। तो यहाँ भी गंगा ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, यहाँ पर आपका ये पांचों नदियां जा रही हैं। तो सोच सकते हैं पाकिस्तान ने मान लिया बहुत कुछ पा लिया था, ठीक है, भारत से। अब तब भी आज पाकिस्तान, मतलब उसका ना एहसान, ना मतलब एहसानमंद होता है, ये एहसानमंद एक होता है, कोई एहसान नहीं है भारत पर। अब यहाँ देखते हैं हम, इस तथा उत्तरी राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा कुछ भाग पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में, विशेषकर असम में स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर मैदान की व्याख्या समानता इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यही यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए, सब क्या कहते हैं कि जो उत्तर का मैदान है एकदम समतल है, लेकिन ये सही नहीं है। करें कि उत्तरी मैदान की व्याख्या उसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में किया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ मिल जाते हैं उच्चावच। अब देखिए, आकृति भिन्नता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नदियों पर्वतों से नीचे उतरने में शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती है, जिसे भाभर कहते हैं। अब देखिए, जो सभी लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जो मैदान का विभाजन करते हैं, एक ही मत करिए, यहाँ पर कुछ भाग को डिवाइड करके जोड़िए। तो जो शिवालिक का ढाल पूरा आपको पश्चिमी उत्तर, ये उत्तरी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर वाले साइड में उत्तर प्रदेश के मैप में, तो वो क्या कहते हैं, भाभर वाला जो क्षेत्र होता है। तो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका निक्षेपण करती है, जो भाभर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। जो भी आपकी नदियां आती हैं इसमें विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पता ही नहीं चलता। और इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती हैं, ये यहाँ विलुप्त होती हैं, फिर यहाँ आके यहाँ फिर निकल जाती हैं। और नम्न और दलदली दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तो भारत का अगर उत्तर प्रदेश के देखें, तो उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, जैसे आपका गोरखपुर का एरिया होता है, महाराजगंज का एरिया होता है, तो ये सब जो होता है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र वाले में आ जाता है, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। और तराई क्षेत्र क्या होता है, यह वन्य प्राणियों से भरा जंगलों का क्षेत्र होता है। जैसे बिहार में आप देखेंगे पश्चिमी चंपारण का एरिया होता है, ये पूर्वी चंपारण, ये मतलब ऊपर वाला जो एरिया आ जाता है वो आता है। और भारत में ये उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ये गोरखपुर का एरिया हो जाता है, आपका सिद्धार्थ नगर का एरिया, तो ये सब एरिया जो हो जाता है ये तराई वाले क्षेत्र में कुछ कुछ आता है। यह वन्य प्राणियों से और घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों
को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति याद करिए। अब देखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, इसी क्षेत्र में स्थित है। लखीमपुर खीरी कहाँ है, तो उसी तराई वाले क्षेत्र में स्थित है ना कि लखीमपुर खीरी, तो वहीं पर तो आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है, वह नदियों के बाढ़ और मैदान के ऊपर स्थित है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ है और नदियों के बाढ़ और मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर कहते हैं। अब यहाँ पर भाभर कहते हैं या भांगर कहते हैं, नाम से जाना जाए। इस क्षेत्र की मृदा चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं और स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। कंकड़ वाले पत्थर नहीं होते। बाढ़ के मैदानों में नए युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। देखिए जो आपका नई होता है, जो बाढ़ के मैदानों में नए युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है, ये सब आप पढ़े होंगे, किसी न किसी जगह जरूर पढ़े होंगे। यहाँ लेकिन डिटेल में थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो बाढ़ के मैदानों में नए युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो क्या होते हैं, जो नए निक्षेप होते हैं, जहां देखिए बाढ़ का पानी जहां पर हर बार आता है वहां पर ये खादर का निर्माण होता है, तो वहां पर नए निक्षेप हमेशा डेवलप हो जाते हैं। अब एक बांगर भी होता है, खादर और बांगर, जो यहाँ पर देखते हैं बांगर भी दिया गया नहीं। हाँ बांगर अभी नहीं दिया गया यहाँ पर, लेकिन बांगर जो होता है वो पुराने वो निक्षेप होता है। वहां पर पानी क्या होता है, एक बार पहुंच जाता है लेकिन बहुत कम पहुंचता है, तो वहां पर उतना नया निक्षेप नहीं आ पाता, वो पुराने ही श्रृंखला में चलता है। तो बांगर पुराना होता है, खादर नया होता है, ये दोनों याद रखेंगे। अब देखिए हम आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में याद रखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है। आप सबसे एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज आप सब इस लेक्चर को शेयर किया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, ताकि अगर हमारा मोटिवेशन आपको बना रहेगा तो मैं आपको इसको बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। क्योंकि इतना बोलना थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट एक ही चीज मांगता हूँ आपसे, सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को। जो लोग नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब किया करिए चैनल को और शेयर कर दिया करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तब, नहीं अच्छा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति है, जो एक मेज नहीं होता ऐसे, वैसे ये आकृति बनी है, जो पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बनी होती है। तभी हमने दो बार बताया आपको कौन सा, जी प्रायद्वीपीय पठार कौन सा होता है, ये क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बनी होती है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अफवाह के कारण बना था। जो गोंडवाना लैंड नहीं पढ़ा था शुरू में एकदम, उसके टूटने से, यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग एक का हिस्सा है। इस पहाड़ी में चौड़ी तथा छिछली घाटियां है। तो देखिए अब आप ये नहीं कह सकते कि आपका गोंडवाना जलोढ़ वाला जो आप मैदान है, ये भी जलोढ़ तो जब वहां पर ये क्या हुआ, नदियों का निक्षेप आया उधर उत्तर से, उधर दक्षिण भाग से प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का निक्षेप आया, तब वो जलोढ़ मिट्टी का, ये गोंडवाना वाला भाग नहीं था। लेकिन ये जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवाना वाला भाग था। इस पठार में चौड़ी तथा छिछली घाटियां, हाँ छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां है। इस पठार के दो भाग है, जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है और तथा दक्कन का पठार है। अब दोनों में हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन मध्य उच्च भूमि है, कौन दक्कन का पठार है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो नर्मदा नदी के उत्तर में, जो नर्मदा नदी ये बह रही, नर्मदा नदी इधर बहती है ना, तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो किधर बहती हैं, इस अरब सागर में बहती हैं। तो जो नर्मदा नदी के प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में, तो ये नर्मदा नदी बह रही है, इसके उत्तर में कौन सा होगा है आपका, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला बात कर रहे हैं। तो नर्मदा नदी ये है और ये उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार, जो उत्तर हाँ नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मध्य उच्च भूमि के। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरी हुई है। तो याद रखिएगा विंध्य श्रृंखला क्या है, दक्षिण में, ये जो विंध्य श्रृंखला मान लीजिए, ये हाँ ये विंध्य श्रृंखला है, ये विंध्य श्रृंखला है।
तो इसके दक्षिण में कौन सा, ये ही मध्य उच्च भूमि है, ये विंध्य श्रृंखला है, इसके दक्षिण में ये मध्य उच्च भूमि है। और यहाँ कह रहा है उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में ये वाला एरिया हो जाता है ना, राजस्थान का एरिया जो आता है, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा, राजस्थान गुजरात ये वाला एरिया जब आएगा तो वो कौन सा, अरावली से घिरी हुई है, किससे घिरी हुई है, अरावली से। तो यहाँ पर आपका विंध्य श्रृंखला हो गया, यहाँ मध्य उच्च भूमि हो गया, यहाँ पर अरावली हो गया, और यहाँ पर नीचे नर्मदा नदी बह रही है। ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, ये कहा हुआ विंध्य श्रृंखला हो गया, ये अरावली है हो गया, और ये मध्य उच्च भूमि हो गया, ये नर्मदा हो गया। अब देखिए पश्चिम में या धीरे धीरे राजस्थान में बलुई और पथरीली मरुस्थल से मिल जाती है। तब ये जो आपका ये वाला एरिया मैं कह रहा था मध्य उच्च भूमि, ये धीरे धीरे जाते 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 राजस्थान से एकदम मिल जाती है, पता ही नहीं चलता है। पश्चिम में धीरे धीरे इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, चंबल है, मध्य उच्च भूमि की कौन सी नदियां हैं, चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, केन है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक बहती हैं, मतलब दक्षिण पश्चिम से ऐसे 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 जाके बहती है। कौन कौन सी, चंबल हुआ, सिंध हुआ, बेतवा हुआ, केन हुआ, ये नदियां हुआ। इस प्रकार इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, मध्य उच्च भूमि क्या होता है, पश्चिम में चौड़ी है। अब ये देखिए ऐसे ही आपका स्टेटमेंट बना सकता है, याद रखेंगे कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। तो क्या ये सही है या गलत है, अभी पेपर आप उठा के देख लीजिए पीसीएस का, ऐसे ही सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। आप मुझसे पढ़िए, कहीं से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए जरूर। अब देखिए मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, तो आपको ये फैक्ट याद होना पड़ेगा। जो ये आपका मध्य उच्च भूमि ये वाला मैं बात बता रहा हूँ, ये पश्चिम में चौड़ी है, तो ऐसा याद कर लीजिए। जब राजस्थान का एरिया मतलब मरुस्थल का एरिया इतना चौड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है ना राजस्थान का एरिया, थार का मरुस्थल, तो यहाँ पर चौड़ाई ऐसे बढ़ गई, और यहाँ पर क्या हुआ, सकरा थोड़ा सा कर दिया गया, ऐसे याद कर लीजिए। मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका ये है बस। हाँ, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, पूर्वी विस्तार कह रहे हैं पूर्वी विस्तार जो कह रहे हैं उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्वी जो विस्तार है, पूरब वाला ये वाला विस्तार, ठीक है, मध्य उच्च भूमि का ये पूरब वाला विस्तार, तो ये वाला जो पूरब वाला विस्तार है इसको बुंदेलखंड के एरिया के नाम से जाना जाता है। जहां पर आपने उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, ये सब जिले आते हैं, महोबा जिला आता है, झांसी का जिला आता है, ललितपुर का जिला आता है, बुंदेलखंड का एरिया है, ये क्या होता है उसी क्षेत्र में आता है मध्य उच्च भूमि के, मतलब ऊपर जो पूर्व वाला एरिया है। अब देखिए यहाँ पर पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड तथा बघेलखंड भी इसी में आता है। अब देखिए इसके पूर्व का विस्तार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। तो इसका पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। तो विस्तार कहाँ पर है, दामोदर नदी का जो छोटा नागपुर का पठार है वहीं पर। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है, किसका कैसा है, दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब ये देखिए नर्मदा नदी ये है, ये देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे, देखिए दो चीजें हमको पढ़ना था यहाँ पर मध्य उच्च भूमि पढ़ना था और दक्षिण का पठार पढ़ना था। अब हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि दक्षिण का पठार क्या है, त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, इस पर चौड़े आधार जो है इसी पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। जबकि जो महादेव है, कैमूर है की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तार है। इसका कौन सा विस्तार है, महादेव, और जब देखिए उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव और कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके किसका है, पूर्वी विस्तार है। भारत के मानचित्र पर इन पहाड़ियों की स्थिति याद करें। और दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, दक्षिण का जो पठार है पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर ढाल वाला, कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी एलोंग का पठार तथा कचार पहाड़ी, उत्तर कचारी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा।
अब देखिए, यह एक भ्रंश के कारण छोटा नागपुर पहाड़ पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व यह 3 श्रेणियों में विस्तृत है। इसी की बात कर रहे हैं मेघालय के पठार को। इसकी श्रृंखलाएं कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कहाँ पे गया? यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका ये गारो, खासी, जयंतिया है, अगर मैं कहूं कि ये दक्कन के पठार, ये दक्षिण के पठार का ही भाग है, तो हाँ, ये दक्षिण के पठार का ही भाग है। सिर्फ यहाँ पर एक इतना जलोढ़ यहाँ पर भ्रंश उत्पन्न हुआ, इसी के कारण ये अलग हो गया। यहाँ पर इतना जलोढ़, तो गारो, खासी, जयंतिया किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही ये भाग है। मतलब ये जो यहाँ पर कार्बी एलोंग जो पठार है, वो किसका भाग है? दक्षिण का पठार का ही भाग है, ये याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार में यहाँ से अलग हो गया था। ठीक है। मालदा गैप, जिसको मालदा गैप बोला जाता है एक, कई 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 बार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कहाँ पे थे हम? ये छोटा नागपुर का पठार, यहाँ जयंतिया। अब देखिए, दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। कह रहे हैं दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट है। जिससे मान लीजिए आपका ये है, थोड़ा सा स्पेस आ, ये देखिए। हाँ, एक चीज और पढ़े थे यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर ढाल ऐसे होता है, मतलब इसका ढाल पूरी इधर है, इसलिए नदी इधर जाती है। ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। अब देखिए, ये पश्चिमी पूरा घाट है, पश्चिमी तट के समांतर है। ये पूर्वी घाट है, पूर्वी तट के समांतर है। वह सतत और उन्हें केवल दर्रों द्वारा पार ही किया जाता है। जैसे पाल घाट, भोर घाट, ये सब दर्रे नहीं पड़े हैं, पेपर में आता भी है। तो उनको किस प्रकार से पार किया जाता है? थाल घाट। तो थाल घाट पहले आता है, फिर भोर घाट आता है, फिर पाल घाट आता है। ये आपका होगा। ठीक है। पहले क्या आता है? थाल घाट आता है, फिर भोर घाट आता है, फिर पाल घाट आता है। ये आइडेंटिफाई करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। पहले कौन सा आता है? तो थाल आता है, फिर भोर आता है, फिर पाल आता है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, और पूर्वी घाट के 600 मीटर के औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। मतलब कह रहे हैं जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है, और ये पूर्वी घाट की 600 से मीटर है। तो हाँ, तभी तो ये नदियां ये इधर सब आ जाती हैं। चाहे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, कोई भी नदियां हो, इधर जाती है, इधर ही जाती है। क्यों? क्योंकि इधर कम ऊंचा है और इधर ज्यादा ऊंचा है। तो आपसे कोई भी पूछे कि नदियां क्यों हमेशा पूरब की ही तरफ बढ़, मतलब मैक्सिमम, अगर ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती को छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम नदियां कहाँ बह रही हैं? मैक्सिमम नदियां कहाँ पे बह रही हैं आपका? वो पूरब की तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि यहाँ पर ऊंचाई 600 है, उधर ऊंचाई 900 है। तो ऐसे याद रखिएगा, 900 से 1600 और इधर 600 है, तो उधर जहाँ ढाल होगा उधर ही जाएगी नदी। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक है। जो पूर्वी घाट का विस्तार है, तो ये महानदी की घाटी जो यहाँ पर है, और नीलगिरी यहाँ पर, यहाँ तक क्या क्या है? पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है। मतलब एसिमेट्रिक है। मतलब क्यों अनियमित है? अब देखिए, अनियमित का इसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो नदियां आती हैं वो बहुत ज्यादा, ये इधर जो नदी आती है वो डेल्टा बनाती है, याद रखिएगा, और इधर जो नदी आती है वो एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा का निर्माण इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर सभी जो घाटे हों वो असिमेट्रिक, अनियमित हो जाती हैं। पता चला कोई नदी इधर निकल रही है, तो कोई इधर नहीं, इधर निकल रही है, कोई इधर नहीं निकल नदी निकल रही है। तो पूर्वी घाट क्या होता है? आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पूर्वी घाट कैसा है? असनियमित है। मतलब अनियमित है, मतलब एसिमेट्रिक है। पूर्वी घाट क्या होता है? मतलब सतत नहीं है। ये याद रखेंगे, क्या है? पूर्वी घाट सतत नहीं है। ऐसे ही स्टेटमेंट बना के पूछेगा। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को इन्होंने काट दिया। अभी जो हमने कहा, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिर रही हैं वो पूर्वी घाट को पूरी तरह से काट दी हैं। पश्चिमी घाट की पर्वतीय वर्षा, यह वर्षा पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है।
पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। अब ये क्वेश्चन अब कहाँ पे पूछा गया था, अब मैं ये आपको करवाया भी हूं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये याद रही, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आईएएस में क्वेश्चन आया था। ये अभी मैं इसको बताता हूँ, ये देखिए, ये पश्चिमी घाट के, ये कहाँ पर कह रहा है कि ऊंचाई उत्तर से क्या होता है, दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ की ऊंचाई जितनी रहेगी उससे ज्यादा ऊंचाई क्या होती है, यहाँ की होती है। तो यहाँ की ऊंचाई इतना रहेगा, यहाँ की ऊंचाई ज्यादा रहेगा। तो हमेशा याद रखेंगे पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई होती है, ऐसे याद कर लीजिएगा कि अरावली पर्वत यहाँ पर है, तो अरावली पर्वत से मान लीजिए इधर आते हैं, ये आते हैं, तो यहाँ पर, या मध्य उच्च भूमि इधर याद रख लीजिए, या तो यहाँ नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो ऊंची, या दोड़ा बेटा देख रहे हो, इससे तो काफी ऊंची है। तो ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी याद कर लीजिएगा। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है, ये ऐसे ही स्टेटमेंट दिया था, आपको बताना था कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब देखिए, इस भाग के शिखर ऊंचे है, अनाई मुड़ी है, देखिए 2695 में, डोडा बेटा अभी जो हम बता रहे थे 2633 है। तो यहाँ पर अनाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद दोदा बेटा है 2633। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण में सेवराय, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, सेवराय है। और जावेदी पहाड़ी स्थित है। पश्चिम घाट में यहाँ सेवराय है और जावेदी पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं, ये नीचे इस साइड में, ठीक है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में। अब देखिए, उदमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध नगरों की स्थित मानचित्र में ज्ञात कीजिए। तो उडंग मंडलम, ये जिसे ऊटी के नाम से, तो ऊटी क्या है, ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा, मिलाने को दे देगा उडमंगलम, और ऊटी लगाइएगा, ठीक है, ये उडमंगलम ऊटी है। अब देखिए, यहाँ प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानी जाती है। जो काली मृदा है उसको दक्कन ट्रैप, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को क्या दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है ना। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसके लिए इससे आग्नेय है, इसके जो शैल है आग्नेय है। देखिए, महान हिमालय का क्या बताते हैं, ग्रेनाइट था। और ये जो आपका पूर्वांचल हिमालय, जहाँ नागा मणिपुर, ये कहाँ का अवसादी वहां पर था। और यहाँ पर हमने क्या बताया है, आग्नेय और रूपांतरित। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है और काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में है। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके पश्चिम में, मान लीजिए ये आपका प्यारा भारत है, यहाँ पर अरावली पहाड़ी है, इसके पश्चिम में क्या है, वो ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पश्चिम में अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी प्रायद्वीप उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित है। उत्तर और पश्चिम के ये बहुत अधिक अपरदित और खंडित पहाड़ियां होती हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक, पश्चिम से पूर्व तक फैली होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं, अरावली पहाड़ियों की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये फैली हुई है, लेकिन बहुत ही अपरदित, मतलब रेजिडुअल ये पर्वत है। समय के साथ साथ इनका क्या हुआ है, वो ये टूट फूट गई हैं, बहुत पुरानी हो गई ना, तो समय के साथ ये अब कहीं कहीं तो पता ही नहीं चलता ये पहाड़ी है, इतना ज्यादा इसका टूट फूट हुआ है। अब देखिए, भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल ही है। अरावली जो पहाड़ी है, ये देखिए प्यारा भारत है, यहाँ पर ये यहाँ पर अरावली है, तो इसके पश्चिमी किनारे पर क्या है, थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ तारंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कितना, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु के क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं, मतलब कुछ नदियां दिखती हैं,
और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। जैसे लूनी नदी आपकी बात करते हैं, पर्याप्त जल नहीं मिलने के से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे कि लूनी नदी ही इसकी ये सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, और ये जाके समुद्र में नहीं जाके वहीं पे बालू में ही विलुप्त हो जाती है। अब देखिए बरकान पूछ सकता है, बरकान क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है ये बरकान। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बरकान देखिए अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप जैसलमेर जाए और बरकान समूह को देख सकते हैं, अगर जैसलमेर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर कुछ बालू के टीले दिख रहे हैं यहीं पर। अब देखिए तटीय मैदान क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार होता है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है। कहाँ पर? तटीय मैदान। अब देखिए हमने के सब कुछ पढ़ लिया, अब तटीय मैदान पे आए हैं। तटीय मैदान देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखिए कहाँ पर है संकीर्ण तटीय विस्तार है? पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अब देखिए पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे ये अपना प्यारा भारत है। अब यहाँ पर देखेंगे इसी के नीचे क्या होता है, यहाँ पर क्या है, संकीर्ण मैदान कहलाता है। ये नहीं कि ये आप भारत के बगल में तुरंत आपका समुद्र आ जाएगा, समुद्र नहीं। वो तो हमको देखने पे लगता है कि भारत के बगल में तुरंत समुद्र, लेकिन वो अगर वहां पे जाएंगे तो बहुत विशाल मैदान है। कि ये देखिए, हाँ, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर संकीर्ण मैदान है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये उत्तरी भाग इसका है, ये क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। कोंकण। कोंकण कहाँ है? मुंबई तथा गोवा के मध्य भाग को कहते हैं। तो मुंबई तथा गोवा के मध्य भाग को कहते हैं कोंकण, मध्य भाग को। और कन्नड़ का मैदान एवं दक्षिण भाग के माला बाल को। ठीक है, तो तट के उत्तर भाग को कोंकण कहते हैं, और मध्य भाग को क्या कहते हैं? कन्नड़ कन्नड़ कहते हैं। तो ये जो आपको कहा गया ये कन्नड़ हो गया, कन्नड़ हो गया। कन्नड़ के बाद कौन सा होगा? दक्षिण भाग को ये मालाबार कहते हैं, मालाबार। तो आपको अगर कोई पूछे कि ऊपर से नीचे लगाइए तो कोंकण बताएंगे, फिर कन्नड़ बताएंगे। कन्नड़ वाला कर्नाटक वाला एरिया हो जाता है, मालाबार वाला केरला का एरिया हो जाता है, कोंकण कौन सा एरिया? मुंबई और गोवा का एरिया हो जाता है। तो ये याद रखेंगे कौन सा किसका एरिया है। तो कोंकण ऊपर, फिर कन्नड़ हो जाता है, फिर मालाबार हो जाएगा, ये वाला याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी का विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, और उत्तरी भाग इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है, और उत्तरी भाग में इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। अब ये यहाँ पर देखते हैं, ये उत्तरी सरकार, ये जो आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहाँ पे कहा जाता है। तो जबकि दक्षिणी भाग को क्या कहता है? कोरोमंडल। ये नीचे वाला क्या कहता है? कोरोमंडल कहलाता है। और जहां पर जैसे बड़ी नदियां कौन सी है? महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, और कौन सी हो गई? कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। इस तट के विशाल डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। चिल्का झील पूरब तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। जो उड़ीसा में ये महानदी जा रही है इसका डेल्टा बना रहा है, इसके दक्षिण में कौन सा है? चिल्का झील स्थित है। तो ये आपको देखिए, आपको ये नहीं पूछेगा कि चिल्का झील कौन सी नदी है। तो चिल्का झील तो आप सबको पता है खारे की सबसे बड़ी पानी की झील है, ये क्वेश्चन पूछेगा। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। एक स्टेटमेंट बना के ऐसे दे देगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अच्छा एनसीईआरटी का देखिए यही आपका, आप कहेंगे बहुत टफ क्वेश्चन। टफ नहीं है, देखिए एनसीईआरटी यहाँ से ऐसे दे दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से क्या उड़ीसा में महानदी के वहां पर ऑप्शन दे देगा उत्तर में स्थित है। तो उत्तर में स्थित है तुरंत आप गलत कर देंगे। ठीक है, महानदी डेल्टा के उत्तर में स्थित है, गलत तुरंत हो जाएगा। अगर दक्षिण में स्थित है तभी आप लगाएंगे सही लिखा है। तो एनसीईआरटी का पढ़ने का यही तरीका है। अब देखिए द्वीप समूह में हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है,
जो मुख्य मुख्य असल भाग है विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 समूहों को भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? अब देखते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए कौन कौन सा एक द्वीप समूह की बात करें, केरल के मालाबार तट के स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात करें। जो केरल का आपका अ, माला ये मान लीजिए केरला है, तो यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है। इस इनको पहले लकाद्वीप के नाम से जाना जाता था, मिनी काय के नाम से जाना जाता था, एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। कब कर दिया गया? ऑप्शन में यही देगा कि 1973 में इसका द्वीप लक्षद्वीप कर दिया गया इसका नाम, या दे देगा 1974 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये 73 वाला सही हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। और यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप, क्या कहते हैं, कावारती द्वीप लक्षद्वीप का एक प्रशासनिक मुख्यालय है। कौन सा? कावारती द्वीप लक्षद्वीप का एक प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। कहाँ पर? इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। जैसे पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्रड़ है। याद रखेंगे, पिटली जो द्वीप है वहां पर मनुष्य का निवास तो नहीं है, लेकिन वहां पर एक पक्षी अभ्रड़ भी है। अब अब पूछ सकता है कि लक्षद्वीप में कहां पर एक पक्षी अभ्रड़ है, किस द्वीप पर स्थित है? वो पिटली द्वीप पर स्थित है। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा। आप बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप। अब अभी तक तो हम तो कहाँ पढ़े थे, अरब सागर के द्वीप पढ़े थे। अब हम कहाँ पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी के पढ़ लेंगे। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में, देखिए यहाँ पर बड़े और बहुल बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। कौन सा? उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ देखिए कहाँ गया, हाँ ये देखिए। अब देखिए, ये उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण वाला, तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में, अभी यहाँ पर देखते हैं कहाँ गया, हाँ निकोबार द्वीप। यह द्वीप निमज्जित पर्वत श्रृंखलाओं का एक शिखर है। ठीक है, मतलब कई यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं पर यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए अब यहाँ पर देखिए प्यारा भारत है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर हम अपनी जो भी हमारे सैनिक फोर्सेस यहाँ पर हमारे तैनात किए गए हैं अभी भी। ठीक है, तो काफी बटालियन यहाँ पर रहती है, ताकि यहाँ से भी अगर कोई बाहरी आक्रमण हो तो यहाँ पर भी हम कंट्रोल कर सकें यहाँ से। ठीक है, तो यही कह रहा है, ये सब मेंस में लिखिएगा। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और घने जंगलों से आच्छादित की गई है। कहाँ की? ये द्वीप विषुवतीय वृत्त के समीप स्थित है, और यहाँ की जलवायु जो हम पहले ही स्टार्टिंग में बताए थे कि ये याद रखिएगा कि पूछेगा कि ये विश्व यहाँ की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो ये विषुवतीय है। क्यों विषुवतीय है? क्योंकि ये इक्वेटर के पास ही स्थित है। अब यहाँ देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृति, ये बैरन द्वीप वाला ज्वालामुखी याद रखिएगा। ये यहाँ पर क्या याद रखेंगे, बैरन द्वीप है और ये सक्रिय है, एक्टिव वोल्केनो है। दोनों ही याद रखेंगे, ये एक्टिव वोल्केनो है और बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, विभिन्न भू आकृति विभागों में विस्तृत वर्णन प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है कि, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वह देश में प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों का प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, जैसे जो अब यहाँ पर पूरी समरी बता रहा है कि जो वो पर्वत है, उत्तर का पर्वत है, वो जल भंडार है, और जो मैदान है वो क्या है, वो अन्न का भंडार है। पश्चिमी प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार पर मिला है। पठारी भाग जो होता है, जो आपका
मध्य भूमि पढ़े हैं, छोटा नागपुर का पठार पढ़े हैं। ये सब क्या है, ये खनिजों का भंडार है जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधित, जो अभी हमने तटीय क्षेत्र पढ़ा है, वो क्या है, मत्स्य के लिए प्रसिद्ध उपयुक्त है। इस प्रकार देश की विविधता भौतिक आकृतियां भविष्य में के विकास में अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो ये आपका जो नीचे कंक्लूजन लिखते हैं मेंस में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रखिएगा याद। बस आपका ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर प्लीज आप सब इस वीडियो का रिस्पॉन्स एक अच्छा दे दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 2 ही 3 दिन के अंदर आपका बहुत ही जल्द, मतलब 10 के बाद ही तुरंत हम आपका हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में आपको कहाँ से, क्लास 12 की 3 बुक आती हैं, क्लास 12 की 3 बुक आती हैं, उन्हीं 3 बुक को आप एक बार पढ़ लीजिए। आपका एक बार कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। कौन सा, क्लास 12 की कितनी बुक आती है, 3 बुक आती है। उन्हीं 3 बुक को अभी मैं पढ़ा दूंगा। इसके बाद अगर आप आगे कहेंगे तो और आगे आगे बुक पढ़ा दूंगा, नहीं तो कोई आपका स्टैंडर्ड जो बुक होगा उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन क्लास 12 की 3 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक पढ़ना है आपको। अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो वो जल्दी से ही आपका आ जाएगा। और अगर आप प्लीज आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। एक यहाँ पर एक छूट गया, ये भी देख लेते हैं। प्रवाल पॉलिप्स, जो पॉलिप्स होते हैं कम समय में जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं ये, ठीक है। कोरल्स क्या होते हैं, पॉलिप्स। अब आपको ये भी एक पता होना चाहिए, जो हमारा लक्षद्वीप समूह है किससे बना होता है, हम बताए नहीं थे, कोरल से ही बना होता था। तो लक्षद्वीप जो समूह है किससे बना होता था, कोरल से ही बना होता था। ये देखिए यहाँ पर परवाल नहीं लिखा था, परवाल। कभी कभी ना पेपर में आपको कोरल दे देता है, इंग्लिश वाला हिंदी वाला नहीं देता, कोरल से बना होता है। तो ये कोरल याद रखिएगा, ये हमारा किससे बना होता है, कोरल से बना होता है। अब देखिए प्रवाल पॉलिप्स कम समय में जीवित रहने प्राणी है, जो कि समूह में रहते हैं और इनका विकास छिछले तथा गर्म में होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। पराव प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियों के टीले के रूप में निक्षेपित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है, ये कोरल रीफ का। तो प्रवाल जो कोरल होता है, प्रवाल वलय गोलाकार और हार्स शू आकार की वाले रोधिका होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोरल के बारे में दिखाई दे रहा था। तो हम क्या कर रहे थे कि अब हम जल्दी ही इसको कंप्लीट करेंगे। आप सब सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।